Hello student, today I will discuss solution, suspension and colloids. Student, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैटर की पूरी टेबल फॉर्म की हुई थी, किस तरीके से हमारे जो प्योर सब्सटेंस हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हैं और प्योर सब्सटेंस हैं वो कितने तरीके के वो मिलते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस किस तरीके से मिलते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने अगर पुराना वीडियो देखा है तो अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स की। तीनों एक ही चीज़ है तीनों सॉल्यूशंस, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशंस की डेफिनेशन की बात कर लूँ स्टूडेंट कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो मिक्सचर बनता है वो हमारा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस के बारे में डिस्कस किया था, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी तरीके से मिल जाए, यानी कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाएं, दिखाई न दे, वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन देखा होगा आपने, और फर्स्ट चैप्टर मैंने शुगर सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि शुगर सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है। जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ऑक्यूपाई करने के बाद वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, ये शुगर सॉल्यूशन है। इसी तरीके से बनता है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है उस चीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो मैंने बता दिया आपको होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सटर्नली स्मॉल। समझिएगा इस पॉइंट को। द साइज ऑफ अ सॉल्यूशन, solute particles, the size of solute particles in a solution is extremely small। अब यहाँ पर solute वर्ड आया है, अभी मैं solute के बारे में डिस्कस करूंगा और solvent के बारे में डिस्कस करूंगा। कोई भी ऐसा वर्ड हो जो हमें ना समझ में आ रहा हो तो उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। द साइज ऑफ solute particles in a small is extremely, it is less than 1 नैनोमीटर। जो solute particles होते हैं जो घुलते हैं वो बहुत छोटी साइज में होते हैं। कितनी छोटी साइज होती है उनकी? 1 नैनोमीटर। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट इसका, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यानी कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। क्लियर? किस तरीके से फिल्टर पेपर से पास करेंगे, थोड़ा सा इसका रिकैप देख लेते हैं। पिछले वीडियो में तो इसको फर्स्ट चैप्टर में आसानी से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहां से देखिएगा, ये कोई बीकर है, इस बीकर में वाटर फिल है। क्लियर स्टूडेंट? इसमें क्या है? वाटर है। इस बीकर में स्पून के थ्रू हमने इसमें शुगर डिसॉल्व किया, यानी कि शुगर के पार्टिकल्स को डाला। जब यहां पर शुगर के पार्टिकल्स को डाले और इसको हमने स्प्रिंग करना स्टार्ट किया, मतलब इसको जैसे ही आसानी से उसे घोलना स्टार्ट किया तो आगे जाके देखा कि जो शुगर पार्टिकल्स थी, ये शुगर पार्टिकल्स हैं, ये शुगर पार्टिकल्स आगे जाके घुल गए। घुलने के बाद यहाँ पर
एक क्लीन सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर एक क्या मिल गया, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है। अब ये शुगर सॉल्यूशन है, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। आप लोगों ने फिल्टर पेपर देखा होगा, ठीक है। तो फिल्टर करने का मतलब अगर हम फिल्टर पेपर पे इसको डालते हैं सॉल्यूशन को, पूरी तरीके से वो पास हो जाता है, इसके भी पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर नहीं रहते हैं इस प्रोसेस में। लास्ट इसका, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, जो सॉल्यूशन होते हैं स्टेबल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है तो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, उस चीज़ को भी मैं डिस्कस करता हूं। सॉल्यूट वर्ड आया था ना एक आपका, तो सॉल्यूट को समझना बहुत जरूरी है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है एंड सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम सस्पेंशन पर। पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। क्लियर। सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, जब ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तब जाके बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, जो घुले, यानी कि जो घुले, जो डिजोल्व हो, वो कहलाता है सॉल्यूट। जिसमें घुले, जिसमें घुले वो कहलाता है सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, देखिएगा शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है, शुगर वाटर में डिजोल्व होती है ना, तो वाटर में डिजोल्व कौन हो रहा है, शुगर। तो यहां पर शुगर क्या होगी, सॉल्यूट, और वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो वाटर क्या होगा यहां पर, सॉल्वेंट। क्लियर है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, तब दोनों मिलते हैं तब जाके बनता है हमारा सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। इस तरीके से हमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो पार्टिकल्स घुल रहे हैं, जिसमें घुले वो सॉल्वेंट, जो घुलेगा वो सॉल्यूट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। सेकंड था हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर था, तो यहां पर सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। स्टूडेंट देखिएगा, आ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस वर्ड यानी कि जो पूरी तरीके से, ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी तरीके से मिक्स ना हो, पूरी तरीके से मिक्स ना हो, उसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से दिखते रहें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। in which the small particles of a solid, in which the small particles of a solid spread through the liquid without dissolving in it। यानी कि पूरी तरीके से वो घुले ना, तो कह सकते हैं चॉक वाटर का मिक्सचर। चॉक और वाटर होता है, अगर इसको हम मिक्स करते हैं तो इसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से शो करते रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं, ये हमारा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और भी लिख सकते हैं इसमें सैंड, सैंड वाटर मिक्सचर। ओके, ये भी है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज आप लोग खुद अपने आप से लिखना है स्टूडेंट। जिस तरीके से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी। ओके, तो आप उसको आसानी से सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज से अकॉर्डिंग कंपेयर करते हुए इसको लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा स्टूडेंट कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स को स्टूडेंट इस तरीके से समझ सकते हैं, कोलाइड्स देखने में तो होमोजीनियस होते हैं, कोलाइड्स जो होते हैं देखने में होमोजीनियस लगते हैं, बट एक्चुअली होते क्या हैं वो हेट्रोजीनियस। देख लेते हैं कोलाइड्स की डेफिनेशन। अ कोलाइड appears to a colloids appears to
टू बी होमोजीनियस but actually it is heterogeneous. क्लियर स्टूडेंट? इसकी डेफिनेशन, अ कोलाइड्स appears to be homogeneous but actually it is a heterogeneous. फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, मिल्क ले लेते हैं आप, ब्रेड ले लें, मिल्क ब्रेड, ये देखने में तो हमारे होमोजीनियस होते हैं, होते क्या है जी? हेट्रोजीनियस होते हैं। तो कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से स्टूडेंट कुछ हमारे कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन साफ कर दें स्टूडेंट इसको। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, स्टूडेंट कंसंट्रेशन क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, कंसंट्रेशन, एक डाइल्यूट, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। सपोज मैं एसिड और बेस में जाऊं तो आपको कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कंसंट्रेटेड एसिड, इस कंसंट्रेशन को मैं एसिड से कंपेयर कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं कहूं कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जो एसिड है, एसिड है उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा है। याद रखिएगा, जिसमें एसिड की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। मैं कहूं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, तो यहां पर एसिड की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से कम होगी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन पर ध्यान देना, लेकिन अभी आपके यहां पर कंसंट्रेशन एसिड नहीं है, सिर्फ उसने कहा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कह रहा है, तो जो सॉल्यूशन बना है स्टूडेंट वो दो चीजों से मिलकर बना है, वही तो मैंने बताया अभी, दो चीजों से मिलकर बनाया ना हमारा सॉल्यूशन, डिस्कस कर चुके हैं। एक तो सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्यूशन बना है तो कंसंट्रेशन कह रहा है वो, तो इसमें देखिएगा सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट? जब वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगा तो जो सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं से ज्यादा होगी वाटर की क्वांटिटी से, तब जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को लिखते हैं हम स्मॉल w अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं कैपिटल W इंटू 100। ये भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद हमारे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है स्टूडेंट, कई बार ये देखिएगा यहाँ पर 9th क्लास में 10th क्लास में भी इसका आपको कहीं ना कहीं से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन। मैं इसको साफ कर रहा हूँ फॉर्मूले को भी, फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट आप। क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट इसमें, आ सॉल्यूशन कंटेन्स
A solution contains 30 gram of sugar, 30 gram of sugar dissolve in 370 gram of water. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. क्लियर स्टूडेंट? अब इसको मैं किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। उसने क्वेश्चन में कहा है आ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर, समझना अच्छे से, 30 ग्राम ऑफ शुगर। तो मैंने अभी बताया ना, शुगर जो घुले वो सॉल्यूट, तो यहां से समझ में आ गया ना, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 30 ग्राम। सॉल्यूशन कर लेते इसका, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम। स्टूडेंट इसके बाद कह रहा है डिजॉल्व्ड एट 370 ग्राम ऑफ वाटर, तो 370 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहा है। तो वाटर यहां पर क्या होगा, जिसमें घुल रहा है, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया इधर, देख लेते स्टूडेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 370 ग्राम। ओके, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, यही तो लिखा था मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही था। अब देखिएगा यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट मिला, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिला। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 370, तो मिल गया हमें 400 ग्राम। कितना मिला 400 ग्राम मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम इंटू 100। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 2 0 2 0 कैंसिल, इसके इसमें डिवाइड देंगे, 7 4 जा 28, 7.5% कंसंट्रेशन। कितना आया 7.5% कंसंट्रेशन, मतलब इसकी जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 7.5%। क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट? मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, आप इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट दे रखा है तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। If 110 gram of copper sulfate
is present in 550 gram of solution. Calculate the concentration of solution. Concentration of solution. देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, याद रखिएगा अच्छे से। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे आप लोगों को। 110 ग्राम कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 110 ग्राम कॉपर सल्फेट मिल रहा है। ये क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास ऑफ सॉल्यूट होगा ना 110 ग्राम कॉपर सल्फेट। लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 110 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर सॉल्यूशन दे रखा है तो डायरेक्ट लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 550 ग्राम। ओके, फॉर्मूले में पुट कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया? 110 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम इंटू 100। कैंसल, इसको यहां से कैंसिल ना करने की, इसको देखिएगा मल्टीप्लाई करा दी, इसको कट कर लीजिए पहले, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। 11 बन जाए 11, 11 5 55, यानी कि इसका मल्टीप्लाई में होगा तो 100 अपॉन 5, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 20%। कैलकुलेशन कर लोगे आप, यानी कि 20% कंसंट्रेशन आ रहा है। कितना आ रहा है? 20%। क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से हमारे कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बात आती है बेटा स्टेबिलिटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटीज क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे सैचुरेटेड की बात करूं मैं, इसको नोट कर लिया होगा, साफ कर रहा हूं। Saturated and unsaturated solution. Saturated and unsaturated solution. देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट नो मोर सॉल्यूट dissolve in a solvent at fixed temperature called saturated solution. ओके, समझेंगे थोड़ा इसको। कह रहा है नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। चलिए थोड़ा सा इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सपोज
हम एक बीकर लें, ओके, इस बीकर में वाटर फिल है, क्लियर। इसमें हमने 1 स्पून शुगर पार्टिकल्स डाल दिए, 1 स्पून क्या किया, शुगर पार्टिकल्स डाल दिए, याद रखना। इसको डिसॉल्व किया, ये शुगर पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल्स इसमें डाल दिए, इसको हमने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ डिसॉल्व तो हो जाएगा, डिसॉल्व हो रहा है, ओके। ये सॉल्यूशन मिल गया, शुगर सॉल्यूशन। अगर इस प्रोसेस को हम बार बार दोहराते जाएं, टेम्परेचर यहाँ पर देखिए फिक्स रखा मैंने अभी, कह रहा है ना टेम्परेचर सॉल्वेंट एट टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स्ड है। अगर इसमें हम फिर से 1 स्पून मतलब 1 स्पून लें और उसमें फिर से इसको डाल दें शुगर को, ऐसी प्रोसेस कंटिन्यू करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के यहाँ पर क्या है, शुगर है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो शुगर होगा वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं से रख जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है। जब टेम्परेचर फिक्स है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो घुलना बंद हो जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। कह रहा है नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब उससे ज़्यादा जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, जितना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना ही सिर्फ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। इसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, unsaturated solution, more amount of solute can be solute can be dissolved in a solvent at fixed temperature called unsaturated solution, देखिए स्टूडेंट, कह रहा है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। सॉल्युबिलिटीज़ क्या होती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और इसके साथ साथ जो सेपरेशन होगा उन्हें किस तरीके से हम करेंगे। थैंक यू।